गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों लास्ट वीडियो लेक्चर तक आपकी जो यूनिट चल रही है इकोलॉजी वाली यूनिट का पहला चैप्टर, उसमें लेक्चर नंबर 6 तक अपन बच्चों जीव के स्तर तक पारिस्थितिकी अध्ययन पढ़ चुके हैं। इसमें अनुकूलनों तक का अध्ययन अपन ने कर लिया है। आज इस वीडियो लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी या डेमोकोलॉजी, समष्टि पारिस्थितिकी। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? समष्टि पारिस्थितिकी। मतलब अब जो पारिस्थितिकीय अध्ययन अपने को करना है, इकोलॉजिकल स्टडी जो अपने को करनी है, वो किस लेवल पर करनी है? समष्टि के लेवल पर करनी है। तो बच्चों सबसे पहले तो अपन ये समझते हैं कि ये समष्टि होती क्या है, कैसे अपन इसको परिभाषित करें, किसको अपन समष्टि माने। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं समष्टि की परिभाषा। क्या क्या बातें अपने को ध्यान में रखनी है, जीव जो मिलकर समष्टि बनाएंगे वो कैसे होंगे। देखो, वे जीव, एक से ज्यादा जीव है, वे जीव जो सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में, वे जीव जो सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में, ज्योग्राफिकल एरिया वेल डिफाइंड होगा, तो वे जीव जो सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में समूह में निवास करते हैं, समूह में निवास करते हैं, ग्रुप में रहते हैं। कोई निश्चित क्षेत्र है और उस निश्चित क्षेत्र में समूह में रहते हैं। अब कैसे माने जाएंगे? समान संसाधनों का साझा उपयोग, समान संसाधनों का साझा उपयोग करते हैं या उनके लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, या उनके लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, तथा आपस में अंतः प्रजनन या संकरण कर सकते हैं। समझ गए? ऐसे जो जीव होंगे वो बच्चों मिलकर क्या बनाते हैं? समष्टि या पॉपुलेशन बनाते हैं। देखो क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। जीव जो रह रहे हैं समूह में, किस में रह रहे हैं? किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में। अब उन जीवों के लिए संसाधन क्या होंगे? समान होंगे। अब समान संसाधनों का या तो वो साझा उपयोग कर सकते हैं, पार्टनरशिप उनके बीच में हो सकती है, या फिर वो समान संसाधनों के लिए क्या कर सकते हैं? प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन कर सकते हैं, और आपस में सफलतापूर्वक क्या करते हैं? अंतः प्रजनन करते हैं। यहां पर बच्चों अंतः प्रजनन में जो चीज निहित है वो क्या है? लैंगिक जनन। तो ये प्रॉपर्टीज अगर जीव के किसी समूह में पाई जा रही है तो बच्चों बस उसी समूह को अपन क्या कहेंगे? पॉपुलेशन कहेंगे। अब देखो यहां पर एक समझने वाली बात और है। ये अंतः प्रजनन या जो संकरण शब्द है, इसमें छिपा हुआ है लैंगिक जनन, ठीक है। लेकिन जीव जो लैंगिक जनन नहीं करते हैं, जीव जो लैंगिक जनन नहीं करते हैं, समष्टि शब्द का प्रयोग उनके समूह के लिए भी किया जाता है।
समष्टि शब्द का प्रयोग उनके समूह के लिए भी किया जाता है। तो अपने को बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जिन जीवों में लैंगिक जनन नहीं पाया जाता उनकी समष्टि नहीं होती है। अलैंगिक विधि से जनन करने वाले जीवों की भी समष्टि पाई जाती है। ये तो बच्चों हो गई समष्टि की परिभाषा कि व्हाट इज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन है क्या। अब देखो बच्चों, कुछ पॉपुलेशंस के मैं आपको उदाहरण बताता हूं। जैसे एग्जाम्पल अपन देखें, आर्द्र भूमि में जलकाग, कॉर्मोरेंट्स इन वेटलैंड, आर्द्र भूमि में जलकाग। त्याग दिए गए आवास में चूहे हैं, कोई ऐसे पुरानी कोई खंडर वंडर कोई बिल्डिंग हो, कोई या छोड़ी हुई जगह हो, कुछ भी काम नहीं आ रही हो, वहां पर मान लो खूब सारे चूहे रह रहे हों। वन में सागवान के पेड़, पेट्री प्लेट में जीवाणु, पेट्री प्लेट में जीवाणु, ठीक है। तालाब में क्लेमाइडोमोनास, तालाब में क्लेमाइडोमोनास। ये जो सब चीजें हैं, ये बच्चों सभी चीजें किसके उदाहरण हैं? समष्टि के उदाहरण। इन सब को अपन क्या मान सकते हैं? समष्टि मान सकते हैं। अब देखो, समष्टि बनी है एक जैसे जीवों के मिलने से। अब उन जीवों में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो मैंने आपको समझा दी। समान संसाधनों के लिए साझा उपयोग कर रहे हो, प्रतिस्पर्धा कर रहे हो, आपस में लैंगिक जनन कर सकते हो, ऐसे जीवों का जो समूह होता है उसी को अपन क्या कहते हैं? समष्टि कहते हैं। अब यहां पर ध्यान देंगे, समष्टि के कुछ गुण या लक्षण होते हैं। ये ऐसे मान लो बच्चों, जो इकोलॉजिकल हायरार्की मैंने तुम्हें बताई थी, ऐसे मान लो समष्टि व्यष्टियों से मिलकर बनती है। समष्टि किससे मिलकर बनती है बच्चों? व्यष्टियों से मिलकर बनती है। तो व्यष्टियों के गुण समष्टि में पाए जाते हैं, लेकिन एक समष्टि के गुण प्रत्येक व्यष्टि में हो ऐसा नहीं होता है। तो अपन क्या कह सकते हैं? समष्टि में कुछ विशेष लक्षण या गुण पाए जाते हैं। समष्टि में कुछ विशेष लक्षण या गुण पाए जाते हैं जो एकल व्यष्टि के द्वारा प्रदर्शित नहीं किए जाते हैं, जो एकल व्यष्टि के द्वारा प्रदर्शित नहीं किए जाते हैं। या तो आप तो सिंपली ऐसा ध्यान रख लो, व्यष्टियों के गुण समष्टि में पाए जाते हैं, लेकिन एक समष्टि के गुण या विशेषताएं किसी एकल व्यष्टि के अंदर नहीं पाए जाते। अब बच्चों वो क्या क्या गुण या विशेषताएं हैं समष्टि के? तो अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है बच्चों समष्टि के गुण, लक्षण या विशेषताएं। क्लियर? और क्या क्या चीज़ें अपने को पढ़नी है एक बार मैं बिंदु आपको बता देता हूं। जैसे नंबर 1 है जन्म दर, नंबर 2 है मृत्यु दर, नंबर 3 है आयु वितरण, नंबर 4 है लिंगानुपात, नंबर 5 है समष्टि घनत्व, समष्टि घनत्व। ये सब चीजें बच्चों किसकी प्रॉपर्टीज है? समष्टि की प्रॉपर्टीज है। जन्म दर, मृत्यु दर,
आयु वितरण, लिंगानुपात, समष्टि घनत्व। अब एक एक लक्षण के ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं। यहां तक की पिक्चर आपके बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। तो सर्वप्रथम समष्टि के लक्षणों में अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों जन्म दर, ठीक है, बर्थ रेट या नेटेलिटी। ये क्या होती है? देखो बच्चों, समष्टि के लक्षणों में सबसे पहला लक्षण अपन पढ़ते हैं जन्म दर। बर्थ रेट या नेटेलिटी, बी। जन्म दर, बर्थ रेट या नेटेलिटी, ठीक है। देखो बच्चों, अब जन्म दर अपन कैसे निकालें? किसी दिए गए समय में, किसी दिए गए समय में जन्मी वह संख्या जो, किसी दिए गए समय में जन्मी वह संख्या जो समष्टि में जुड़ती है। किसी दिए गए समय में जन्मी वह संख्या जो समष्टि में जुड़ती है और समष्टि घनत्व को बढ़ाती है, और समष्टि घनत्व को बढ़ाती है। तो जीवों की संख्या जो एक निश्चित टाइम में जन्म से जुड़ जाती है समष्टि में और समष्टि के घनत्व को बढ़ा देती है, क्या कहलाएगी बच्चों? जन्म दर कहलाएगी। क्लियर? अब देखो, जन्म दर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो जन्म दर या बर्थ रेट इज इक्वल टू डेल एन माइनस एन डेल टी। भाई एक निश्चित समय में संख्या में परिवर्तन और निश्चित समय में कितना परिवर्तन हुआ है, तो डेल एन अपॉन एन डेल टी, ये जन्म दर का फॉर्मूला हो जाएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो बच्चों, माना किसी तालाब में पिछले वर्ष 20 कमल के पौधे थे। माना कोई तालाब था जिसमें पिछले वर्ष 20 कमल के पौधे थे। एक वर्ष में 8 कमल के नए पौधे उत्पन्न हुए तो बी होगी, बर्थ रेट होगी। अब देखो बच्चों, संख्या में कितना परिवर्तन आया, नए कितने जुड़े, 8। तो फॉर्मूला क्या है? बी इज इक्वल टू डेल एन अपॉन एन डेल टी, 8 अपॉन 20, 8 अपॉन 20, 0.4 प्रति कमल प्रति वर्ष। एक कमल का एक वर्ष में कितना योगदान हुआ? 0.4। तो 0.4 प्रति कमल प्रति वर्ष। ये बच्चों क्या निकलकर सामने आ गई? जन्म दर निकलकर सामने आ गई। ठीक है। अब मानो कोई एक अकेला व्यष्टि होता, तो एक अकेले व्यष्टि में तो अपन यही कहेंगे या तो वो जन्म लेता है या वो मरता है। एक अकेले के आधार पर अपन जन्म दर की बात क्यों थोड़ी ना करेंगे। तो अपन यहां पर क्या कह सकते हैं? एकल व्यष्टि
जन्मता है। एकल व्यष्टि क्या होता है बच्चों? जन्मता है, जन्म लेता है, लेकिन समष्टि में जन्म दर होती है। समष्टि में क्या होती है बच्चों? जन्म दर होती है। ये तो कहानी हो गई बच्चों किसकी? जन्म दर की। अब इसी प्रकार से अपन देखते हैं मृत्यु दर। मृत्यु दर, डेथ रेट या मोर्टेलिटी या डी, ठीक है, मृत्यु दर। अब यहां पर इसी से अपन परिभाषित कर सकते हैं, किसी दिए गए समय में मृत्यु के कारण जो संख्या समष्टि से घटती है, जो संख्या समष्टि से घटती है और समष्टि घनत्व को घटाती है। समष्टि के घनत्व को क्या करती है बच्चों? घटाती है। बस उसी चीज को अपन क्या कहेंगे? मृत्यु दर। तो मृत्यु होने की वजह से किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में जो कमी आती है जीवों की संख्या में, उसी चीज को अपन क्या कहेंगे बच्चों? मृत्यु दर। और मृत्यु दर निकालने का जो फॉर्मूला होता है मृत्यु दर डी, वो फॉर्मूला भी बच्चों सेम है, डेल एन अपॉन एन डेल टी। एग्जाम्पल से जैसे अपन देखते हैं, एक किसी प्रयोगशाला में, किसी प्रयोगशाला में एक सप्ताह में 40 फल मक्खियों में से 4 फल मक्खियों की मृत्यु हो जाती है। किसी प्रयोगशाला में एक सप्ताह में 40 फल मक्खियों में से 4 फल मक्खियों की मृत्यु हो जाती है, तो बच्चों मृत्यु दर होगी, है ना। तो मृत्यु दर क्या होगी? वही डेल एन अपॉन एन डेल टी। तो 4/40 इज इक्वल टू 0.1 फल मक्खी प्रति सप्ताह। ठीक है, ये बच्चों निकल कर क्या सामने आ जाएगी? जन्म दर और मृत्यु दर। अब जैसे अपन ने यहां कहा एकल व्यष्टि जन्मता है, समष्टि में तो मृत्यु दर होती है, ऐसे ही बच्चों एकल व्यष्टि मरता है, एकल व्यष्टि मरता है, समष्टि में तो क्या होती है? मृत्यु दर होती है। समझ गए? तो पीछे मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी कि साहब व्यष्टि के लक्षण समष्टि में जरूर होते हैं, लेकिन समष्टि के गुण व्यष्टि में नहीं पाए जाते। एकल व्यष्टि या तो पैदा होगा या मरेगा, लेकिन समष्टि में आपको क्या बतानी पड़ेगी? जन्म दर और मृत्यु दर बतानी पड़ेगी। और एक इंडिविजुअल, एक व्यष्टि के आधार पर आप जन्म दर और मृत्यु दर का निर्धारण नहीं कर सकते हो। जन्म दर मृत्यु दर का निर्धारण तो जीव के समूह के आधार पर ही होगा। क्लियर? तो ये समष्टि के बच्चों 2 लक्षण कंप्लीट होते हैं। अब जो तीसरा लक्षण है आयु वितरण, उसकी बात अपन करते हैं।
देखो बच्चों, अगली प्रॉपर्टी, एज डिस्ट्रीब्यूशन या आयु वितरण। एज डिस्ट्रीब्यूशन या आयु वितरण, तो ध्यान दो, अगर अपन बात करते हैं पारिस्थितिकीय रूप से, पारिस्थितिकीय रूप से एक समष्टि में 3 प्रकार के सदस्य पाए जाते हैं। पारिस्थितिकीय रूप से एक समष्टि में 3 प्रकार के सदस्य पाए जाते हैं। या अपन कह सकते हैं कि साहब आयु के आधार पर, आयु के आधार पर समष्टि में 3 प्रकार के व्यष्टि होते हैं। आयु के आधार पर किसी समष्टि में 3 प्रकार के व्यष्टि होते हैं। कौन कौन से हैं ध्यान दो। नंबर 1, जनन पूर्व व्यष्टि, या ऐसे मान लो जनन पूर्व सदस्य, प्री रिप्रोडक्टिव। दूसरे होते हैं बच्चों जननक्षम या जननिक सदस्य, रिप्रोडक्टिव। और तीसरे प्रकार के होते हैं बच्चों पश्चजननिक सदस्य या पोस्ट रिप्रोडक्टिव। क्लियर? तो सिंपली ऐसा मान लो बच्चों, अगर पारिस्थितिकी के हिसाब से देखा जाए या आयु के हिसाब से देखा जाए तो एक समष्टि में 3 प्रकार के सदस्य मिलेंगे। जनन पूर्व सदस्य, प्री रिप्रोडक्टिव, जिन्होंने ऐसे मान लो जनन की क्षमता को प्राप्त नहीं किया है, बच्चे ऐसे मान लो। जननक्षम या जननिक सदस्य, रिप्रोडक्टिव, जो जननिक फेज में चल रहे हैं, जिन्होंने जनन की क्षमता को प्राप्त कर लिया, जनन करने में सक्षम है। और तीसरे हैं पश्चजननिक सदस्य, जिन्होंने अपनी जनन की क्षमता को खो दिया है। आगे बात समझ में। ये 3 प्रकार के सदस्य किसी समष्टि के अंदर पाए जाते हैं। और बच्चों ये जो आयु की बात है, ये आयु की बात दोनों के लिए है, चाहे नर हो और चाहे मादा हो। ठीक है, ये तो बात हो गई आयु वितरण। अब इसी से संबंधित जो एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट दिया हुआ है वो है एज पिरामिड्स या आयु पिरामिड। आयु पिरामिड, अब ध्यान से समझना बच्चों, ये जो समष्टि के आयु वर्ग हैं, समष्टि के जो ये आयु वर्ग हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये नर व मादा हेतु समान है। नर व मादा हेतु समान है। जब भिन्न भिन्न आयु वर्ग के सदस्यों की संख्या को ध्यान में रखकर ग्राफ बनाया जाता है तो बनने वाली संरचना आयु पिरामिड कहलाती है। तो बनने वाली संरचना क्या कहलाएगी? आयु पिरामिड। भाई समष्टि में ऐसे मान लो 3 प्रकार के सदस्य हैं, एज के अकॉर्डिंग, चाहे नर हो
और चाहे मादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ये आयु के पिरामिड होते हैं वो नर मादा हेतु समान ही होते हैं। जब भिन्न भिन्न आयु वर्ग के सदस्यों की संख्या को ध्यान में रखकर ग्राफ बनाया जाता है, उनकी संख्या को प्लॉट किया जाता है, तो बनने वाली जो संरचना होगी वो क्या कहलाएगी बच्चों? आयु पिरामिड। और आयु पिरामिड नर व मादा हेतु समान ही होता है। आयु पिरामिड नर व मादा हेतु क्या होता है बच्चों? समान ही होता है। ये तो बात हो गई आयु पिरामिड होता है क्या। अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है उस पर आप ध्यान देंगे। क्या? आयु स्तूप या आयु पिरामिड की आकृति अच्छी तरह से समझ लेना बच्चों। आयु स्तूप या आयु पिरामिड की आकृति समष्टि की स्थिति को प्रदर्शित करती है। समष्टि के स्टेटस को बताती है कौन? आयु पिरामिड की आकृति। कैसे समष्टि की स्थिति को? अलग अलग चीजें हैं। समष्टि बढ़ रही है या फिर समष्टि स्थिर है या फिर समष्टि घट रही है। तो बच्चों पॉपुलेशन का स्टेटस, स्थिति क्या है? बढ़ रही है, स्थिर है या घट रही है? इस बात को कौन बताती है? इस बात को बताती है बच्चों आयु पिरामिड की आकृति। आयु पिरामिड कैसे बनता है? जब भिन्न भिन्न आयु वर्ग के सदस्यों की संख्या को प्लॉट किया जाता है ना, उनका ग्राफ बनाया जाता है, तो बनने वाली संरचना क्या कहलाएगी? आयु पिरामिड। और आयु पिरामिड की आकृति क्या इंगित करती है? समष्टि की स्थिति इंगित करती है। बढ़ रही है, घट रही है, स्थिर है। अब 3 प्रकार के आयु पिरामिड बताए गए हैं। वो कब कब बनते हैं, कौन से सदस्यों की संख्या कैसी होती है, और वो पिरामिड किस चीज को इंडिकेट करता है। जैसे मान लो समष्टि की कौन सी स्थिति को बताता है, इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। देखो बच्चों, आयु पिरामिड के प्रकार। आयु पिरामिड के प्रकार 3 प्रकार के आयु पिरामिड बताए गए। नंबर 1 त्रिकोणीय, नंबर 2 बेल शेप घंटी नुमा, और नंबर 3 अर्न शेप कलश नुमा। ठीक है। कब कब बनते हैं ये तीनों प्रकार के? सबसे पहले अपन बात करेंगे ट्राईएंगुलर एज पिरामिड, त्रिकोणीय आयु स्तूप की बात करते हैं। समझना बच्चों, देखो बच्चों, ये मान लेते हैं अपन प्री
रिप्रोडक्टिव। ये मान लेते हैं अपन रिप्रोडक्टिव, और ये मान लेते हैं बच्चों पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो देखो बच्चों, प्री रिप्रोडक्टिव जो सदस्य हैं इनकी संख्या सर्वाधिक है। प्री रिप्रोडक्टिव सदस्यों की संख्या क्या है बच्चों? सर्वाधिक है। रिप्रोडक्टिव जो सदस्य हैं इनकी संख्या मॉडरेट, मध्यम, ना कम है ना ज़्यादा है। और बच्चों जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है इन सदस्यों की संख्या क्या है? अत्यंत कम, अत्यंत कम। अब ऐसी स्थिति है, माना कोई पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर सबसे ज़्यादा है, रिप्रोडक्टिव का नंबर उनसे कम है और मॉडरेट है, मध्यम है, लेकिन पोस्ट रिप्रोडक्टिव सदस्य बहुत ही ज़्यादा कम है। अब बच्चों जब अपन ये एज पिरामिड बनाएंगे तो ये एज पिरामिड ऐसा बन जाएगा, ट्राइंगुलर। आ रही बात समझ में? अब देखो ये एज पिरामिड बन गया ट्राइंगुलर टाइप का। अब ये एज पिरामिड क्या बता रहा है? तो ये ट्राइंगुलर टाइप का एज पिरामिड जो होता है ये बच्चों बढ़ती हुई समष्टि को प्रदर्शित करता है, बढ़ती हुई समष्टि को प्रदर्शित करता है। हमेशा आप ध्यान रखना बच्चों, समष्टि में वृद्धि होगी या फिर समष्टि स्थिर होगी या फिर समष्टि में ऋणात्मक वृद्धि होगी। ये बच्चों डिपेंड करता है जननिक व पूर्व जननिक सदस्यों के तुलनात्मक अनुपात पर। किस पर निर्भर करता है? जननिक व पूर्व जननिक सदस्यों के तुलनात्मक अनुपात पर निर्भर करता है। जैसे इसमें देखें, अभी किसी भी समय मान लो साहब ये स्थिति है, कोई पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के जननिक पूर्व सदस्य ज़्यादा हैं, जननिक सदस्य उनसे कम है, मध्यम संख्या है, और पश्च जननिक वो बिल्कुल ही कम है। तो बच्चों अभी जनन के योग्य कौन हैं? ये रिप्रोडक्टिव ही तो जनन के योग्य हैं, यही तो जन्म दर के लिए उत्तरदायी है, यही तो सदस्यों की संख्या को बढ़ा रहे हैं। अब इन फ्यूचर ये जो रिप्रोडक्टिव हैं, ये रिप्रोडक्टिव क्या बनने वाले हैं? पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अभी मान लेते हैं साहब रिप्रोडक्टिव 1000 हैं, इस स्थिति में मान ले रिप्रोडक्टिव सदस्य कितने हैं? 1000 हैं। अब वो जितने भी सदस्यों को जन्म दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, रिप्रोडक्टिव इन फ्यूचर में क्या बन जाएंगे? पोस्ट रिप्रोडक्टिव बन जाएंगे। और प्री रिप्रोडक्टिव इन फ्यूचर में क्या बन जाएंगे? रिप्रोडक्टिव बन जाएंगे। तो प्री रिप्रोडक्टिव तो ज्यादा है, तो ज्यादा रिप्रोडक्टिव सदस्य अगर होंगे तो बच्चों ओवरऑल जन्म लेने वालों की संख्या भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो जब ये त्रिकोणीय प्रकार का पिरामिड होता है वो क्या प्रदर्शित करता है? बढ़ती हुई समष्टि को प्रदर्शित करता है। पॉपुलेशन कैसी है? ग्रोविंग है, बढ़ती हुई है। ठीक है, क्लियर? अब अपन बच्चों दूसरे प्रकार का जो समष्टि का आयु पिरामिड है वो अपन देखते हैं बच्चों, घंटीनुमा। ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। समष्टि में वृद्धि होगी, समष्टि स्थिर होगी या ऋणात्मक वृद्धि होगी, ये रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव की तुलनात्मक संख्या पर ही निर्भर करता है। अब देखते हैं दूसरे प्रकार का बेल शेप या घंटीनुमा। देखो बच्चों इसमें क्या होता है,
देखो ये अपन मान लेते हैं बच्चों प्री रिप्रोडक्टिव। क्लियर? ये अपन मान लेते हैं रिप्रोडक्टिव और ये बच्चों अपन मान लेते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव। आगे बात समझ में? प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव इनकी संख्या तुलनात्मक रूप से लगभग समान ही होती है। इन दोनों आयु वर्ग के सदस्यों की संख्या तुलनात्मक रूप से लगभग बराबरी होती है, 19-20 का ही अंतर होता है। और प्री रिप्रोडक्टिव जो सदस्य होते हैं ये तुलनात्मक रूप से संख्या में क्या होते हैं? कम होते हैं। अब फर्क किन से पड़ने वाला है? इनकी तुलना से पड़ने वाला है। अब बच्चों इसका अगर अपन देखें पिरामिड, तो पिरामिड ये ऐसा ही तो बनेगा, ये ऐसे घंटीनुमा। इस पिरामिड को अपन क्या कहेंगे बच्चों? बेल शेप का या घंटीनुमा पिरामिड। अब देखो अभी जो जनन कर रहे हैं वर्तमान में वो यही तो है रिप्रोडक्टिव। अरे यार ये बात समझ में? और ये हो गए प्री रिप्रोडक्टिव। तो भविष्य में दोनों की संख्या लगभग बराबर है, तो भविष्य में रिप्रोडक्टिव क्या बन जाएंगे? पोस्ट रिप्रोडक्टिव। और प्री रिप्रोडक्टिव फ्यूचर में क्या बन जाएंगे? रिप्रोडक्टिव। तो अभी जितने हैं जो जन्म दे रहे हैं आने वाले समय में भी उतने ही होंगे लगभग जो जन्म देंगे। इसलिए बच्चों समष्टि के आकार में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। समष्टि को क्या माना जाएगा? स्थिर माना जाएगा। तो बच्चों जो घंटीनुमा पिरामिड होता है वो किसको प्रदर्शित करता है? स्थिर समष्टि को दर्शाता है। भाई उस समष्टि के अंदर किसी भी प्रकार की ग्रोथ नहीं हो रही है, ना तो बढ़ोतरी हो रही है और ना ही कमी आ रही है। ठीक है, आपको ध्यान रखने वाली चीज क्या है? कौन से प्रकार का पिरामिड कब बनेगा? तो सदस्यों की संख्या कौन से ज्यादा है कौन से कम है। पिरामिड की आकृति, ये समष्टि में वृद्धि कैसी होगी इनकी तुलना पर निर्भर करता है। आपसे पूछ लिया जाए त्रिकोणीय प्रकार का आयु पिरामिड क्या दर्शाता है? साफ बढ़ती हुई समष्टि को दर्शाता है। घंटीनुमा आयु पिरामिड क्या दर्शाता है? साफ स्थिर समष्टि को दर्शाता है। अब तीसरे प्रकार का जो है कलशनुमा, वो कलशनुमा बच्चों अपन और देख लेते हैं। तीसरे प्रकार का कलशनुमा, देखो बच्चों तीसरे प्रकार का अर्न शेप्ड इज पिरामिड कलशनुमा। कैसे बनेगा देखो इसमें अर्न शेप में। ये लो साहब, ये अपन मान लेते हैं बच्चों ये जो सदस्य हैं ये तो कौन से हैं? प्री रिप्रोडक्टिव। ये सदस्य हो गए रिप्रोडक्टिव और ये सदस्य कैसे हो गए? पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब देखो जो रिप्रोडक्टिव सदस्य है इनकी संख्या ज़्यादा है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव से तो चलो कोई लेना देना ही नहीं है। रिप्रोडक्टिव सदस्य इनकी संख्या ज़्यादा है और जो प्री रिप्रोडक्टिव सदस्य हैं ये इनकी संख्या कम है। इनकी संख्या क्या है बच्चों? कम है। अब सिंपल सी बात है,
अभी पैदा करने वाले, अभी जो जन्म देने वाले सदस्य हैं वो तो ज्यादा हैं, लेकिन बच्चों भविष्य में ये रिप्रोडक्टिव क्या बन जाएंगे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव बन जाएंगे। इनका स्थान कौन लेंगे, प्री रिप्रोडक्टिव। तो प्री रिप्रोडक्टिव सदस्य कम है, नहीं बेटी बात है। तो आगे आने वाले समय में जो पैदा करने वाले होंगे उन सदस्यों की संख्या क्या हो जाएगी, कम आ जाएगी। तो ओवरऑल समष्टि में क्या होगी, गिरावट होगी। इस पिरामिड को अपन ये ऐसे मान सकते हैं, ये इस प्रकार से बच्चों ये पिरामिड कैसा हो जाएगा, अर्न शेप हो जाएगा, कलशनुमा हो जाएगा। और ये कलशनुमा एज पिरामिड क्या बताता है, घटती हुई समष्टि को प्रदर्शित करता है। ये वाला जो एज पिरामिड है ये कैसी समष्टि को प्रदर्शित करता है, घटती। तो बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है ये समष्टि का आयु स्तूप या आयु पिरामिड। अगला कैरेक्टर देखो बच्चों, लिंगानुपात। लिंगानुपात या सेक्स रेशियो। 3 की बात अपन ने कर ली, जन्म दर, मृत्यु दर और आयु वितरण व आयु स्तूप। अब अपन बात कर देंगे अगले कैरेक्टर की, 4th, लिंगानुपात या सेक्स रेशियो। लिंगानुपात या सेक्स रेशियो। अब ध्यान दो बच्चों, प्रत्येक व्यष्टि या तो नर होता है या मादा। भाई एक इंडिविजुअल की अगर अपन बात करें तो एक इंडिविजुअल या तो मेल होगा या फीमेल होगा। आजकल तीसरे टाइप के और बताने लग गए, ठीक है, लेकिन एक कोई दोनों थोड़ी हो सकता है। तो प्रत्येक व्यष्टि या तो मेल होता है या फीमेल होता है। लेकिन जब अपन समष्टि की बात करेंगे तो बच्चों वहां पर समष्टि को अपन नर व मादा नहीं कहेंगे, उसमें तो मेल फीमेल दोनों ही हैं। तो बच्चों समष्टि के केस में, समष्टि के केस में क्या यूज लिया जाता है, लिंगानुपात का प्रयोग किया जाता है। समष्टि के केस में लिंगानुपात का प्रयोग किया जाता है। या अपन ऐसा मान सकते हैं, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या है। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या है, ठीक है ना। 1000 यदि पुरुष हैं तो स्त्रियां कितनी हैं, इसको अपन लिंगानुपात मान सकते हैं। जैसे अब मान लो कहा जाए किसी समष्टि में 60% स्त्रियां व 40% पुरुष है, तो 60:40, ये बच्चों लिंगानुपात हो जाएगा। क्लियर। अब देखो कुछ डाटा पर अपन ध्यान देते हैं। अगर देखा जाए विश्व के स्तर पर, विश्व के स्तर पर देखा जाए तो नर व मादा का अनुपात लगभग 1:1 है। स्त्री पुरुषों की संख्या लगभग बराबर है। वर्ल्ड के लेवल पर अगर 2011 की जनगणना को ध्यान में रखें, अपने इंडिया में 2011 की जनगणना को ध्यान में रखें ना अपने इंडिया में, तो बच्चों इंडिया में लिंगानुपात है 940। इंडिया में 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं, 940। और अगर बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में है बच्चों 1000 पुरुषों पर 893 स्त्रियां। तो ये लिंगानुपात हो गया इंडिया का, ये लिंगानुपात हो गया राजस्थान का। किसके अकॉर्डिंग, 2011 की जनगणना के अनुसार। और इसी 2011 की जनगणना को ध्यान में रखें अपने भारत में, तो बच्चों सर्वाधिक लिंगानुपात है
केरला का। और जो न्यूनतम लिंगानुपात है अपने भारत में राज्य में, तो वो है बच्चों हरियाणा का। वो कहाँ का है? हरियाणा का। तो ये कुछ डाटा संबंधित हो जाएंगे लिंगानुपात से। 4 लक्षणों की बात अपन कर चुके, जन्म दर, मृत्यु दर, आयु वितरण व आयु पिरामिड और लिंगानुपात। अब बच्चों जो समष्टि का घनत्व है, समष्टि के घनत्व और बाकी समष्टि के वृद्धि के मॉडल और समष्टि से संबंधित जो दूसरे पहलू हैं, उनका अध्ययन बच्चों अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।